आज बात करेंगे एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग या फिर एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। देखिए, जो टॉपिक में जो वर्ड्स लिखे हैं ना, हर एक वर्ड के अंदर ही इसका मीनिंग जो है वो छुपा हुआ है। अगर हमें वर्ड का मीनिंग पता लग गया तो हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। तो सबसे पहले है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब होता है लार्ज स्केल। तो मतलब हम पहले जो पढ़ रहे थे सबसिस्टेंस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, अब हम उससे निकल करके कहाँ आ चुके हैं, कॉमर्शियल के ऊपर, यानी एक्सटेंसिव लेवल पे, बड़े लेवल पर। तो एक्सटेंसिव कॉमर्शियल मीन्स फॉर द पर्पज ऑफ मनी मेकिंग, बिजनेस करने के लिए। ग्रेन बोलते हैं हम जो अनाज खाते हैं, हम जो फूड क्रॉप्स को उगाते हैं, दैट इज ग्रेन। और साथ साथ में कल्टीवेशन। तो एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन का मतलब है कि ग्रेन की कल्टीवेशन करनी, फूड क्रॉप्स को उगाना, बट किस लेवल पर, बड़े लेवल पर। समझ गए मेरी बात को? हम ये कॉमर्शियल टाइप की एग्रीकल्चर को पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या लिखता है, this is practiced in the interiors of semi-arid parts of mid-latitudes like Eurasian steppes, Canadian and American prairies, pampas of Argentina, velds of South Africa, Australian downs and Canterbury plains of New Zealand। सोच रहे ये क्या नाम पढ़ रहा हूं मैं, ये क्या चीजें हैं। आसान शब्दों में आप ये बात समझोगे। देखो, जहां पर आपको लाखों स्क्वायर किलोमीटर में ना सिर्फ खेत ही नजर आएंगे, इतने बड़े बड़े एरियाज पर इस टाइप की एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है दुनिया भर में। मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइप की जो लार्ज स्केल फूड ग्रेन कल्टीवेशन है ये कहाँ कहाँ पर होती है। बट पहले आप ये समझ लो कि ये छोटे मोटे खेतों की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर आपको लाखों स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ फूड क्रॉप्स के खेत ही नजर आएंगे, यानी कनक के खेत नजर आएंगे, वीट के खेत या फिर चावल के खेत नजर आएंगे। इस तरह से मतलब आपको जहां जहां तक आप जाओगे ना, वहां पर सिर्फ खेत ही नजर आएंगे आपको। तो इस तरह की जो लार्ज स्केल फूड ग्रेन कल्टीवेशन है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। ठीक है। अब वर्ल्ड मैप के ऊपर अगर आप देखोगे, मैप वर्क आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी चीज ज्योग्राफी में पढ़ रहे हो, अगर उसमें कुछ मैप वर्क है तो आप मैप को पूरी तरह से ध्यान में रख के फिर आगे चलोगे। तो आप वर्ल्ड मैप पे देखोगे कि दुनिया के किस किस रीजन में इस टाइप की खेती की जाती है। तो सबसे पहले यहां पर लिखा है मिड लैटिट्यूड्स लाइक यूरेशियन स्टेपीज। ये मिड लैटिट्यूड्स का मतलब क्या है? देखिए, इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड माना जाता है। इक्वेटर से आप ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या फिर सदर्न हेमिस्फीयर में, लैटिट्यूड्स का जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जाती है। 0 से 1 पे जाएगी, 1 से 2 पे, 3, 4, 5, 6 अप टू 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। इस तरह से लैटिट्यूड्स की वैल्यू ऊपर नीचे बढ़ती रहती है। तो यहां पर बात की है इसने मिड लैटिट्यूड्स की। तो मिड लैटिट्यूड का मतलब ना तो इक्वेटर के पास ना फिर पोल्स के पास, यानी सेंटर के एरिया की बात हो रही है। तो सेंटर के एरिया में क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा मॉडरेट रहता है। ना तो ज्यादा बर्फ गिरेगी ना फिर ज्यादा गर्मी पड़ेगी। मतलब जो टेम्परेचर है वो फसलों के अनुकूल रहता है, उनके अकॉर्डिंग रहता है। तो इन जो मिड लैटिट्यूड्स के एरियाज हैं दोनों हेमिस्फीयर्स में, नॉर्दर्न में भी और साथ में सदर्न में भी, दोनों हेमिस्फीयर्स के डिफरेंट रीजन्स में इस तरह की खेती की जाती है। तो मैं आपको पार्टिकुलरली नाम लेकर बता रहा हूं, यूरेशियन स्टेपीज। देखिए, एशिया और यूरोप के जो स्टेपीज प्लेन है, यानी एशिया और यूरोप के बीच में जो फर्टाइल प्लेन्स हैं ये, जिनको स्टेपीज कहा जाता है, इन स्टेपीज में इस तरह की कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग को किया जाता है। इसी तरह से कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन दोनों में जो ये प्लेन्स हैं जहां पर भारी भरकम खेती की जाती है, इन प्लेन्स को प्रेरीज कहा जाता है। ठीक है। जहां पर आपको लाखों स्क्वायर किलोमीटर तक कनक की खेती नजर आएंगे। तो यहां पर इतनी ज्यादा फसलें उगाई जाती हैं कि इनको ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। ठीक है। आगे यहां पर लिखा है पंपास ऑफ अर्जेंटीना। अगर आप साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में अर्जेंटीना कंट्री को देखोगे तो यहां पर भी इस तरह के प्लेन्स जहां पर इस तरह की खेती की जाती है, उनका नाम है पंपास। साउथ अफ्रीका, अफ्रीका का जो सबसे सदर्न डीप है वहां पर देखोगे तो साउथ अफ्रीका में जो मैदान है उनका नाम है वेल्ड्स। ऑस्ट्रेलिया के जो मैदान है उनका नाम है डाउन्स है। और जो न्यूजीलैंड में इस तरह के मैदान है जहां पर भारी भरकम खेती की जाती है, उन मैदानों का नाम है कैंटरबरी प्लेन्स। आपको मैं फिर से रिपीट करवा रहा हूं, जो एशिया के हैं, यूरेशिया के, उनको स्टेपीज बोला जाता है। कनाडा और अमेरिका के मैदानों को प्रेरीज कहा जाता है। अर्जेंटीना के मैदानों को पंपास बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के पास ही दूसरी कंट्री है न्यूजीलैंड, उसके मैदानों को कैंटरबरी प्लेन्स बोला जाता है। और इसी तरह से जो साउथ अफ्रीका है उसके मैदानों को वेल्ड्स कहा जाता है। तो ये जितने भी मैंने नाम आपको गिनवाए हैं, ये वो पार्टिकुलर रीजन्स हैं जहां पर भारी भरकम
कमर्शियल लेवल पर, एक्सटेंसिव लेवल पर फूड ग्रेन्स को उगाया जाता है। यानी आप इन शॉर्ट ये समझ के चलो कि दुनिया भर का जो पेट भरने का काम होता है वो सिर्फ इन्हीं रीजन्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। यानी पूरी प्लेनेट के ऊपर जो लोगों के पेट भरने का काम होता है वो सारी फसलें कहां पर उगाई जाती हैं? इन्हीं एरियाज में, जिनका नाम मैंने आपको बता दिया है। और डार्क शेड में यहां पर मैप के ऊपर ये दिया गया है। ठीक है, तो मैप वर्क के साथ आपको हर एक कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे चलना है। आगे इसमें लिखता है क्रॉप्स लाइक व्हीट, कॉर्न, बार्ले, ओट्स एंड राई आर ग्रोन। तो इस तरह की कमर्शियल जो फार्मिंग है उसके अंदर कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? यहां पर मैंने सबके नाम ले लिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रॉप है इसके अंदर वो है व्हीट। ठीक है, कनक के खेत आपको यहां पर ज्यादा मिलते हैं। उसके साथ साथ बाकी फसलें भी उगाई जाती हैं। अब इस टाइप की जो एग्रीकल्चर है उसके फीचर्स क्या है, मतलब क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे? तो सबसे पहला इसका ये है, एग्रीकल्चर इज मैकेनाइज्ड। पूरे खेतों में जो खेती की जाती है वो कंप्लीटली विद द हेल्प ऑफ मशीन्स की जाती है। भारी भरकम मशीनों का यूज किया जाता है क्योंकि खेतों का साइज बहुत बड़ा होता है। प्रोडक्शन लाखों करोड़ों टन में होती है, तो ये काम इंसानों से नहीं बल्कि मशीनों के हेल्प से किया जाता है। देयर इज लो यील्ड पर एकड़ बट हाई यील्ड पर पर्सन। एक एकड़ में से जो फसलें उगती हैं वो कंपैरेटिवली उसका प्रोडक्शन कम होता है, बट अगर आप पर पर्सन देखोगे तो पर पर्सन बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है, क्योंकि जहां पर लेबर ज्यादा काम करती है, अगर एक एकड़ पर 20 लोग काम कर रहे हैं तो 20 लोग मिलकर के जितना उगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो मशीन को सिर्फ एक आदमी ऑपरेट कर रहा है, तो एक आदमी एक एकड़ जमीन के ऊपर काम कर रहा है, तो एक आदमी फिर ज्यादा कमाता है। मतलब 20 लोगों में जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो कम हो जाएगा। उसी काम को जब एक आदमी मशीन की हेल्प से करता है तो एक आदमी के हिस्से में ज्यादा प्रोडक्शन आती है। तो बस इसका यही सिंपल सा मीनिंग है कि लेबर इंटेंसिव वाले पार्ट्स में पर पर्सन जो यील्ड होती है, जो प्रोड्यूस है, वो कम होती है, बट मशीन्स में ज्यादा काम मशीन्स करती हैं, इंसान वहां पर कम एंगेज होते हैं, तो हर इंसान के हिस्से में ज्यादा प्रोडक्शन आती है। बस इसका ये मतलब है। अगर नहीं समझ आया तो फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे आप, तो मैं किसी और तरीके का यूज करूंगा।